हो गया आपका। Okay, thank you. Okay. Okay, good morning, students. So today we'll continue with the topic of dividends. So we have discussed two of the formulas for calculating the price of the shares. So as I have told you, there are two models which according to which the dividend is a relevant decision. यानी कि अगर हम डिविडेंड को कम या ज्यादा करेंगे तो उससे शेयर की वैल्यू प्रभावित होगी। और एक मॉडल ऐसा है जो कहता है कि आप जितना मर्जी डिविडेंड दे दो या कम दे दो या ज्यादा दे दो, उससे शेयर की वैल्यू के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्म की वैल्यू के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्म की वैल्यू। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हमने 2-3 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं। सो विल कंटिन्यू टू अटेम्प्ट द वेरियस क्वेश्चंस। ओके, सो अप टू 10.3 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। 10.3 तक हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस क्लास में। आज हम करेंगे द रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज 10.4। 10.4 है क्वेश्चन नंबर। तो इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है विच मॉडल वी हैव टू यूज। वी हैव टू यूज द वॉल्टर्स मॉडल। वॉल्टर मॉडल का इस्तेमाल करके हमको ये सजेस्ट करना है कि कौन सी पॉलिसी कंपनी के लिए बेस्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप वॉल्टर्स मॉडल कर रहे हैं तो आपको क्या चीज देखनी है। सबसे पहले आर और केई में क्या रिलेशनशिप है, यानी कि आर क्या है, रेट ऑफ रिटर्न। केई क्या है, व्हाट इज केई? केई इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। So what kind of relationship these two variables have will affect your decision. तो इन दोनों में आपस में क्या संबंध है, मतलब क्या आर बड़ा है केई से, आर छोटा है केई से, तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, यानी कि इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है, वो है 12.5। तो केई कितना दिया हुआ है? 12.5 और आर दिया हुआ है 10% और 0.10। आर दिया है, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन कंपनीज इन्वेस्टमेंट्स इज 10%। तो 10% रेट ऑफ रिटर्न है। तो इस केस में आर इज लेस देन केई, आर केई से कम है। तो इस केस में आइडियल सिचुएशन क्या होगी? व्हाट विल बी द आइडियल और बेस्ट सिचुएशन फॉर द कंपनी? द आइडियल सिचुएशन विल बी, सिंस आर इज लेस देन केई, वी शुड पे द मैक्सिमम डिविडेंड्स। मैक्सिमम डिविडेंड हमको पे करना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि ई कितना है, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है 16, क्वेश्चन में दिया हुआ है अर्निंग पर शेयर इज 16। ओके, केई यानी कि इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। केई दिया हुआ है 12.5 और 0.125। 12.5 को हम 12.5% को हम लिख सकते हैं 0.125, और आर रेट ऑफ रिटर्न 10%, 10% को हम लिख सकते हैं 0.10। आर इज 10%। अब हमने देखना है कि दोनों में रिलेशनशिप क्या है, आर और केई में रिलेशनशिप क्या है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड केई? तो आर दिया हुआ है कितना, 10%, और केई दिया हुआ है 12.5। सो आर इज लेस देन केई, आर केई से कम है। तो इस केस में कंपनी के पास बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है? व्हाट इज द बेस्ट अल्टरनेटिव कंपनी हैज? द बेस्ट अल्टरनेटिव इज टू पे एज मच डिविडेंड एज पॉसिबल। जितना ज्यादा डिविडेंड हम दे दें उतना शेयर की वैल्यू के लिए बेटर होगा। तो हमें 3 ऑप्शन है कि हम 25% डिविडेंड पे करें, 50% डिविडेंड पे करें, या 75%। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो वो दे आर आस्किंग अस टू सजेस्ट विच पेमेंट पॉलिसी इज द बेस्ट।
हमको ये बताना है कि 25%, 50% और 75% में से तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा है। तो तीनों में से सबसे अच्छा, क्योंकि हमको रिलेशनशिप देखना है आर और के में। आर इज लेस देन के ई, द बेस्ट अल्टरनेटिव इज टू पे मैक्सिमम पॉसिबल डिविडेंड्स। जितना हम डिविडेंड पे कर दें, जितनी हमारी डिविडेंड पेमेंट ज्यादा होगी उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो इस केस में 25, 50 और 75 में सबसे ज्यादा कौन सा है? 75%। तो हमको 75% डिविडेंड पे करना है। तो अगर 16 रुपए की शेयर की अर्निंग है, उसमें से अगर हम 75% पे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 रुपए। तो पर शेयर हमको कितना पे करना है? 12 रुपीज। ओके, 75% ऑफ द 16, 75% of the 16 will be 75% of the 16 will be 12. So we have to pay a dividend of 12 rupees per share. तो अब हम शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सब वेरिएबल हमें मालूम है। डी कितना हो गया? 12। अर्निंग कितनी है? 16। ई कितना है? 16। आर कितना है? आर है 0.10। के ई कितना है? 0.125। अब हमको सारे वेरिएबल्स का पता लग गया है अब, और ये भी पता लग गया है कि 75% इज द बेस्ट पॉलिसी। तो अब हम शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो शेयर की वैल्यू क्या होगी? 12 डिविडेंड है, पर शेयर इज 12 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.125 प्लस आर डिवाइडेड बाय के ई। आर कितना है? 10%, 0.10। के ई कितना है? 0.125। 0.10 डिवाइडेड बाय 0.125 इंटू ई माइनस डी। अर्निंग पर शेयर है 16 और डिविडेंड पर शेयर है 12 डिवाइडेड बाय 0.125। तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 96, और ये हो जाएगा 3.67 डिवाइडेड बाय 1.12। तो शेयर की वैल्यू निकल गई 125 रुपीज 36 पैसा। 125 रुपीज 36 पैसा। अब आप ना एक काम करना कि 25% और 50% पे आउट पे इसकी वैल्यू खुद निकालना। 25% पे डी हो जाएगा 4 और 50% पे आउट हो जाएगा 8, क्योंकि 25% ऑफ 16 इज 4, 50% ऑफ 16 इज 8। एंड देन सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शेयर। आप ये देखेंगे कि शेयर की वैल्यू कितनी है, तो आपको पता लगेगा कि 75% पे आउट पे जो 75% पे आउट हमने अभी अभी किया है, उस पे ही इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। 25% और 50% पे इसकी जो वैल्यू है वो कम होगी। 25% और 50% पे इसकी वैल्यू कम होगी, ये आपको ध्यान रखना है। वैल्यू विल बी लोअर एट 25% एंड 50%। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10.5। इसमें हमको शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है दो मॉडल को यूज करके। पहला मॉडल है वॉल्टर, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही रहे हैं, वॉल्टर्स मॉडल। और दूसरा जो मॉडल हमको यूज करना है वो है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और गॉर्डन मॉडल एक जैसा ही रिजल्ट देते हैं हमें। दे गिव अस सिमिलर और सेम रिजल्ट। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, इसका मतलब हम वहां पे गॉर्डन का मॉडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन दी हुई है आर और बी की। बी यानी कि रिटेंशन रेशियो, आर यानी कि रेट ऑफ रिटर्न। आर इंटू बी इज ग्रोथ। आर और बी को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रोथ हमको मिलती है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10.5, इसमें सारी चीजें बिल्कुल क्लियर दी हुई हैं। अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है 5, ईपीएस इज गिवन एज 5, डिविडेंड पर शेयर इज गिवन एज 3। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है 16%, 0.16। रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 20% यानी कि 0.20। और रिटेंशन रेशियो कितने परसेंट हम जो प्रॉफिट का बिजनेस में रखते हैं, दैट इज रिटेंशन रेशियो। तो रिटेंशन रेशियो इज ऑल्सो गिवन एज 40%। 40% दिया हुआ है हमको रिटेंशन रेशियो। ठीक है, रिटेंशन रेशियो इज गिवन एज 40%।
अब हमको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द शेयर प्राइस यूजिंग टू डिफरेंट मॉडल्स। दो डिफरेंट मॉडल यूज करने हैं। एक पहला मॉडल है वॉल्टर मॉडल और दूसरा मॉडल है गॉर्डन मॉडल। वॉल्टर्स मॉडल और गॉर्डन मॉडल। तो पहले हम वॉल्टर मॉडल को यूज करते हैं। वॉल्टर मॉडल इज इक्वल टू डी कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है 0.16, 3 डिवाइडेड बाय 0.16 कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस आर डिवाइडेड बाय के ई। आर दिया हुआ है 0.20 और के ई दिया हुआ है 0.16 और अर्निंग पर शेयर है 5 माइनस 3 E minus D. E is 5, D is 3. Okay. Divided by cost of equity, cost of capital is 0.16. Cost of capital is 0.16. Okay. So what we will get is this. This is 5.55 plus divided by 0.16. ये 3 plus 2.5 आ जाएगा। ये आप पूरा ऐड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। 2.5 plus 3, 5.5. 5.5 divided by 0.16. Value of the share is 34.38. Value of the share as per Walters model is 34.38. ठीक है। तो सेकंड पार्ट है, हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है एज पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल इज जस्ट लाइक द गॉर्डन मॉडल। दोनों में आंसर एकदम सेम आएगा। तो हम गॉर्डन मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। अर्निंग दी हुई है, पर अर्निंग इसका फॉर्मूला क्या है, ई ब्रैकेट में 1 माइनस बी, ई 1 माइनस बी और नीचे है डिवाइडेड बाय के ई माइनस बी आर, के ई माइनस बी आर। दिस इज द फॉर्मूला। सो पुटिंग ऑल द वेरिएबल्स इन द क्वेश्चन, जो फॉर्मूला में हम सारे वेरिएबल्स रख देते हैं, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो अर्निंग पर शेयर है 5 और बी है 40%। 5 1 माइनस 0.40 डिवाइडेड बाय के ई हमें दिया हुआ है 16%, 0.16 और आर दिया हुआ है 20% और के ई दिया हुआ है सॉरी, आर इज 20% एंड बी इज 40%। 0.4 इंटू 0.2, 0.4 इंटू 0.2। तो ये हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 3 डिवाइडेड बाय 0.08, 3 डिवाइडेड बाय 0.08। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 37.50। 37.50 विल बी दी आंसर। ठीक है, 37.50। तो ये वैल्यू निकल गई एज पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। वैसे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो P इज इक्वल टू D1 के ई माइनस जी। ये फॉर्मूला होता है D1, P इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। तो D1 हमने निकाल ही दिया है, कितना है D1 इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिविडेंड पर शेयर 3। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाय के ई कितना दिया हुआ है 0.16 और जी कैसे निकालते हैं, B इंटू आर। तो G इज इक्वल टू B इंटू आर। तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.2, 0.08। ओके, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो आंसर विल बी सेम, द आंसर विल बी सेम। ठीक है, तो के ई 16% है, 16 माइनस 0.16 माइनस 0.08, नीचे 0.08 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, बिल्कुल सेम जैसे कि हमने ऐसे किया। तो दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आ जाएगा। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल इज will give you same result as that of the Gordon's model। दोनों का रिजल्ट सेम आएगा।
अब हम थर्ड मॉडल कर रहे हैं। थर्ड जो मॉडल है वो है MM मॉडल। तो MM मॉडल इन दोनों से डिफरेंट है। द MM मॉडल इज डिफरेंट। इट सेज दैट द वैल्यू ऑफ द फर्म, ओवरऑल फर्म की अगर हम वैल्यू को देखें, शेयर का प्राइस तो डिफरेंट हो सकता है लेकिन फर्म की वैल्यू सेम होगी, चाहे हम डिविडेंड पे करें या ना करें। वेदर वी मेक पेमेंट ऑफ डिविडेंड और वी डोंट मेक पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इट विल नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, whether we pay dividend or we don't pay dividend, it will not affect the value of the firm. That is known as the MM model, Modigliani-Miller model. Modigliani-Miller model. तो इसमें हमको शेयर प्राइस कैलकुलेट करना होता है। दो तीन चीजें इसमें हमसे पूछते हैं एग्जाम में। दे आस्क 2 or 3 डिफरेंट थिंग्स। वन इज द वैल्यू ऑफ द शेयर। सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है? What we have to calculate first? First of all, we have to calculate the value of the firm. ज्यादातर यही क्वेश्चन वैल्यू ऑफ द फर्म पूछ सकते हैं या वैल्यू ऑफ द शेयर पूछ सकते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ द शेयर, फिर दूसरा अगर हमको एक्सपेंशन करना है, ग्रोथ, यानी कि फर्म का विस्तार करना है। एक्सपेंशन क्या होता है? जैसे अगर आपके पास एक प्लांट है तो आपने दूसरा प्लांट लगाना है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन या ग्रोथ भी बोलते हैं। ये दूसरी चीज है, अगर हमको फर्म को एक्सपैंड करना है, उसको नई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो जिसके लिए उसको पैसा चाहिए। नई इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? पैसा। तो अगर कंपनी को इशू करने हैं नए शेयर, तो कितने शेयर इशू करें, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कंपनी वांट्स टू एक्सपैंड एंड फॉर विच इट रिक्वायर्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कुछ पैसा उसको चाहिए निवेश के लिए। तो उस निवेश को प्राप्त, यानी कि उस अमाउंट को प्राप्त करने के लिए कितने शेयर कंपनी को जारी करने हैं, हाउ मेनी न्यू शेयर्स आर टू बी इशूड। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं वैल्यू, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द फर्म, फर्म की वैल्यू कितनी है। तो हम ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं आज। तो इससे जो हमारा डिविडेंड वाला टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10.6 अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ द शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू ऑफ द शेयर P0, आज शेयर की वैल्यू कितनी है उसको P0 बोलते हैं, इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर D1 प्लस P1, जो एक साल के बाद हमको डिविडेंड मिलेगा, प्लस P1 यानी कि एक साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी शेयर की, तो उसको हमने डिस्काउंट करना है, यानी कि आज की वैल्यू में कन्वर्ट करना है। 1 प्लस KE क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो यानी कि ये हम जो डिविडेंड मिलना है हमें फ्यूचर में, और जो उसका प्राइस होगा एक साल के बाद, उसकी आज वैल्यू निकालने के लिए हम डिस्काउंट कर रहे हैं उसको, यानी कि उसको ऊपर से नीचे ला रहे हैं। तो डिस्काउंट फैक्टर के लिए हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखना पड़ेगा। वी हैव टू लुक एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज KE, इट इज नोन एज KE। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें इसका सॉल्यूशन पता लगेगा। क्वेश्चन हम कर रहे हैं 10.6 क्वेश्चन कर रहे हैं 10.6। तो इसमें हमको सबसे पहले देखना है कि कंपनी के कुल कितने शेयर हैं। तो कंपनी की जो शेयर है उसकी आज वैल्यू कितनी है? आज जो उसकी वैल्यू है, करंटली सेलिंग, द शेयर इज करंटली सेलिंग एट 100, तो P0 आ गया 100। आज उसकी वैल्यू शेयर की कितनी है? 100। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है 10%, KE। कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। कैपिटलाइजेशन रेट को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन में दिया हुआ है द कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। 10% मीन्स 0.10। What is the price of the share today? Price of the share today is 100. ठीक है, और the firm is contemplating declaration. Contemplating यानी कि प्लान कर रही है। Contemplating अभी सोच रही है कि कंपनी 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे कर दे। ठीक है, और D1 जो कंपनी प्लान कर रही है वो 5 रुपए पर शेयर है। तो अब हमको निकालना है कि अगर कंपनी 5 रुपए शेयर पे करती है तो उसकी शेयर की वैल्यू कितनी होगी।
दूसरा क्वेश्चन है, अगर वो पे नहीं करती यानी कि D1 0 है तो उसकी शेयर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमको आंसर करने हैं। We have to answer two different questions. One is what is the value of the share when dividend is paid? What is the value of the share when dividend is not paid? तो आपको ये ध्यान रखना है, P0 100 हमको ऑलरेडी दिया हुआ है. The value of the share today is 100. It is already given. It is already given in the question. ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, P0 is equal to D1 plus P1 divided by 1 plus K. D1 plus P1 divided by 1 plus K. ठीक है, तो अगर हम डिविडेंड सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम डिविडेंड नहीं पे करते, इफ वी डोंट पे डिविडेंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शेयर। तो P0 कितनी है, 100 ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ। 100 इज इक्वल टू, अगर हम डिविडेंड पे नहीं करते तो डिविडेंड कितना हो जाएगा, 0। D1 विल बी 0 प्लस P1 वैल्यू निकालनी है कि एक साल बाद शेयर की वैल्यू कितनी होगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस के दिया हुआ है 0.10। तो अगर हम डिविडेंड पे नहीं करते तो शेयर की वैल्यू आ जाएगी 110। 100 इंटू 1.1, ये 1.1 इधर चला जाएगा, 100 इंटू 1.1 विल बी 110। अगर हम डिविडेंड पे नहीं करते तो एक साल के बाद शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हम 5 रुपए का डिविडेंड पे करते हैं तो शेयर की वैल्यू कितनी होगी। इफ वी मेक पेमेंट ऑफ 5 रुपीज पर शेयर एज डिविडेंड, तो 5 रुपीज पर शेयर अगर हम डिविडेंड पे करते हैं, इफ वी मेक पेमेंट ऑफ 5 रुपीज पर शेयर एज डिविडेंड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, तो उस केस में D1 जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, D1 विल बी 5। ठीक है, तो D1 विल बी 5 प्लस P1 की वैल्यू हमें मालूम नहीं, हमको कैलकुलेट करनी है। D0 तो ऑलरेडी दिया हुआ 100, 1 प्लस 0.10, तो ये हो जाएगी 100 इंटू 1.1 इधर मल्टीप्लाई करके, और ये 5 जो प्लस हो रहा है इधर माइनस हो जाएगा जाके, तो 100 इंटू 1.1 माइनस 5, 110 माइनस 5, तो वैल्यू ऑफ द शेयर हो जाएगी 105। ठीक है, अगर हम डिविडेंड नहीं पे करते तो शेयर की वैल्यू है 110, और अगर हम डिविडेंड पे करते हैं तो शेयर की वैल्यू आ जाएगी 105। तो जब कंपनी डिविडेंड पे करती है, शेयर होल्डर का तो उतना ही फायदा हो गया ना। इफ यू विल लुक एट द बेनिफिट व्हिच द शेयर होल्डर इज गेटिंग, आइदर ही इज गेटिंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द शेयर प्लस डिविडेंड, और ही इज गेटिंग ओनली इंक्रीज इन द शेयर्स। तो दोनों ही केस में उसको उतना ही फायदा हुआ, 10 रुपए का। ठीक है, पहले वाले केस में 5 रुपए उसको डिविडेंड मिल गया, और ठीक है, दूसरे वाले केस में, और 5 रुपए उसके शेयर की वैल्यू बढ़ गई, और दूसरे वाले केस में 10 रुपए शेयर की वैल्यू बढ़ गई। तो दोनों ही केस में उसको पूरा जो फायदा हुआ है वो 10 रुपीज ही हुआ है। द बेनिफिट विच ही इज गेटिंग इज 10 रुपीज। तो एज पर वॉल्टर्स मॉडल, एज पर MM मॉडल, आप चाहे डिविडेंड पे करो या ना करो, जो शेयर होल्डर को फायदा होने वाला है वो उतना ही रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। ठीक है, अगर आप डिविडेंड पे कर लो या ना कर लो, इससे शेयर होल्डर को जो बेनिफिट होने वाला है वो उतना ही रहेगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10.6। नाउ वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 10.7। 10.7 में हमको क्या करना है कि ये बताना है कि कितने नए शेयर हमको इशू करने पड़ेंगे। इसमें कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी है 2 लाख की, 2 लाख की कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी है नई। उसके लिए कंपनी को कितने नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमको शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है दोनों परिस्थितियों में। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शेयर अंडर बोथ द सिचुएशंस। What are the situations? When dividend is paid, that is the one situation, and second situation is when dividend is not paid. पहली परिस्थिति क्या है कि डिविडेंड पे किया जा रहा है, और दूसरी स्थिति क्या है कि डिविडेंड पे नहीं किया जा रहा है।
तो इसमें से हम सब वेरिएबल्स देखते हैं सबसे पहले। तो कंपनी का जो शेयर है वो 10 रुपए में मार्केट में ट्रेड कर रहा है। P0 कितना हो गया? 10। कंपनी के पास अभी 50,000 शेयर हैं। कितने शेयर हैं कंपनी के पास? 50,000। ठीक है, कंपनी हैज 50,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड दे आर ट्रेडिंग एट 10 रुपीज पर शेयर। जो 50,000 शेयर हैं उसकी आज अगर हम मार्केट वैल्यू देखें तो कितनी है? एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो है 10 रुपीज। ठीक है, P0 इज 10। सेकेंड चीज है, डिविडेंड कंपनी कितना प्लान कर रही है? 2 रुपए। कंपनी ये सोच रही है कि 2 रुपए पर शेयर डिविडेंड पे कर दिया जाए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी की कितनी है? इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज गिवन एज 15% और 0.15। The cost of capital of the capitalization rate of the company is 15%. तो उसमें क्वेश्चन में पूछा गया यूजिंग मोडिग्लियानी मिलर। मोडिग्लियानी मॉडल आपको यूज करना है, कोई टैक्सेस नहीं है। शेयर की वैल्यू प्राप्त करो जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है और जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाता। What will be the value of the share if dividend is declared and second if dividend is not declared? तो पहले हम देखते हैं कि वैल्यू क्या होगी अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। तो फॉर्मूला हमको मालूम ही है, P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। तो मार्केट वैल्यू शेयर की आज कितनी है? 10। What is the market value of the share today? Market value of the share is 10. Okay. Sorry. Just a minute. Yes, the market value of the share is 10. Okay, now the other factors, if dividend is declared, what will be D1? D1 will be 2. Plus P1, this we don't know, we have to calculate. Divided by 1 plus 0.15. Cost of capital कितनी हुई है? 15%. 15% is what? It is 0.15. Okay, so solving for P1, P1 will be ये 1.5 इधर चला जाएगा, 1.15. It will become 11.50. 11.50 minus 2 will be 9.5. So value of the share is 9.5. तो अगर हम डिविडेंड पे करते हैं तो शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? शेयर की वैल्यू हो जाएगी 9.5. The value of the share will become 9.5. Second, if dividend is not declared, if we don't declare the dividend, what will happen? If we don't declare dividends, what will happen? The value of the share P0 तो उतना ही रहेगा 10 और D0 हो जाएगा D1 हो जाएगा 0. D1 हो जाएगा 0 क्योंकि अब हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे तो इसका अंदर D1 है 0 प्लस P1 0 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 1 प्लस तो ये हो जाएगा 10 इंटू ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.15 से। तो वैल्यू ऑफ द शेयर विल बिकम 11.5. 11.5. So this is one part of the question. When dividend is declared, अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो शेयर की वैल्यू हो जाएगी 9.5 रुपए, 9.50. If dividend is not declared, the value of the share will become 11.50. 11 रुपए 50 पैसे. Value of the share will become 11.50. Okay. Now the second part of the question is, क्वेश्चन का दूसरा भाग भी है, वो कह रहा है कि अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो शेयर की वैल्यू कितनी रह गई है? 9.5. अगर कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड तो शेयर की वैल्यू रह जाएगी 9.5 और कंपनी को 2 लाख रुपए और चाहिए। 2 लाख रुपए किस लिए चाहिए? एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के लिए। कंपनी
कुछ नया प्रोजेक्ट करना चाहती है, यानी कि कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, उसके लिए उसको नया निवेश करना है। नया निवेश कितने का करना है? 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपीस का कंपनी को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और कंपनी के पास अभी कितने शेयर हैं? 50,000। तो अगर 50,000 शेयर पे, हर शेयर पे वो 2 रुपए डिविडेंड पे कर रही है, तो कितना पैसा कंपनी पे कर रही है? 1 लाख, ठीक है। और जो कंपनी की अर्निंग्स हैं वो 1,10,000 रुपए हैं, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। प्रेजेंटली मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कंपनी के पास 2 लाख की नए निवेश है, और कंपनी की जो इस साल अर्निंग हुई थी वो 1,10,000 हुई थी, ठीक है। इस साल अर्निंग कंपनी की कितनी हुई थी? 1,10,000। और कंपनी को नया निवेश करना है, इसी क्वेश्चन का आगे वाला हिस्सा है, सेकंड पार्ट। कंपनी को नया निवेश करना है 2 लाख का, 2 लाख। कंपनी के पास 50,000 शेयर हैं प्रेजेंटली, जिसके ऊपर 2 रुपए पर शेयर उसको देना है। तो कितना डिविडेंड बांटेगी? 1 लाख, 50,000 इंटू 2। और कंपनी को 1,10,000 रुपए की कुल अर्निंग हुई है, तो यानी कि 1 लाख हमको डिविडेंड देना है, 1,10,000 हमारी अर्निंग है। तो हमारे पास कितना पैसा बच जाएगा? 10,000। तो 2 लाख कंपनी को नया निवेश करना है, उसमें से 2 लाख निवेश करना है, और 10,000 रुपये अर्निंग्स के रूप में हमारे पास अवेलेबल है। 1,10,000 था, लेकिन 1 लाख हमने बांट दिया, बाकी बचा 10,000। तो कंपनी को कुल नया निवेश करने के लिए कितना पैसा चाहिए? 1,90,000। तो 9.5 रुपए के हिसाब से 1,90,000 रुपये चाहिए, तो यानी कि 20,000 शेयर्स इशू करेगी कंपनी। कंपनी विल इशू 20,000 न्यू शेयर्स, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं, ओके। तो आई का मतलब है न्यू इन्वेस्टमेंट्स। What is the new investments company is going to make? Company is going to make new investment of company is going to make new investment of how much? 2 lakhs. ये क्वेश्चन में दिया हुआ, मैंने अपने पास से नहीं लिखा। कंपनी वांट्स टू मेक न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख, ठीक है। कंपनी की इस साल अर्निंग कितनी हुई है? 1,10,000, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। दी कंपनीज अर्निंग्स फॉर दिस ईयर आर 1,10,000। और कंपनी अगर डिविडेंड देती है 2 रुपए पर शेयर, कंपनी वांट्स टू गिव ए डिविडेंड ऑफ 2 रुपीस पर शेयर, तो कंपनी के पास अभी शेयर कितने हैं? 50,000। एन मीन्स द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। एग्जिस्टिंग शेयर्स का मतलब है आज की डेट में कंपनी के कितने शेयर हैं। तो आज की डेट में कंपनी के पास 50,000 शेयर है। तो अगर ये स्थिति है, तो कंपनी को कितने नए शेयर इशू करने पड़ेंगे? हाउ मेनी न्यू शेयर्स द कंपनी हैज टू इशू। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है? न्यू शेयर्स टू बी इशूड। डेल्टा एन मीन्स न्यू शेयर्स टू बी इशूड। आई न्यू इन्वेस्टमेंट्स, ई टोटल अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, आप लिख लो अगर लिखना है तो। आई न्यू इन्वेस्टमेंट्स कितना करनी है? न्यू इन्वेस्टमेंट्स, आई का मतलब है न्यू इन्वेस्टमेंट्स। ई का मतलब है अर्निंग, अर्निंग्स टोटल कितनी अवेलेबल है कंपनी के पास। D1 तो आपको मालूम है, डिविडेंड पर शेयर विच इज टू बी पेड एट द एंड ऑफ द ईयर। एन का मतलब है अभी कंपनी के पास कितने शेयर हैं, नंबर ऑफ शेयर्स द कंपनी हैविंग टुडे। और डेल्टा एन है कि नए शेयर कितने इशू करेगी एट प्राइस P1। तो डेल्टा एन इंटू P1, डेल्टा एन का मतलब है नए शेयर जो कंपनी को इशू करने हैं, किस रेट पे? P1 रेट पे। ये फॉर्मूला आप याद कर लो अच्छी तरह से। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So if the question is there in the examination, you will be able to solve it using this formula. तो इसमें फॉर्मूले में दोबारा लिख रहा हूं, डेल्टा एन इंटू P1। डेल्टा एन क्या है? नए शेयर जो हमको इशू करने हैं, हमें नहीं पता कितने इशू करने हैं। P1 किस रेट पे? P1 रेट पे। इज इक्वल टू आई। आई का मतलब है न्यू इन्वेस्टमेंट्स जो हमने करनी है, उसके लिए कितना पैसा चाहिए, माइनस ई। तो ई में अगर हम आई जितनी ये 2 लाख इन्वेस्टमेंट करनी है, माइनस 1,10,000, लेकिन सारा पैसा नहीं अवेलेबल, कुछ पैसा हम डिविडेंड के रूप में पे कर रहे हैं। तो ई माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे ई माइनस एन
इंटू D1। एन का मतलब है अभी कितने शेयर है और पर शेयर हम कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं इस अर्निंग में से, तो ये हमें हमारा डेल्टा एन निकल जाएगा। तो सारी चीजें हम डाल देते हैं। एन हमें मालूम है 50,000 है। कंपनी के पास अभी कितने शेयर्स हैं? कंपनी हैज सॉरी, डेल्टा एन हमें नहीं मालूम कि कितने नए शेयर इशू करने हैं। डेल्टा एन का मतलब है कितने नए शेयर इशू करने हैं, ये हमें नहीं मालूम। इनटू P1, P1 कितना है? अगर हम डिविडेंड पे करते हैं, अगर हम डिविडेंड पे करते हैं तो क्या होगा? शेयर की वैल्यू हो जाती है 9.5। P1 कितना है? 9.5। ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया। तो डेल्टा एन इंटू P1 इज इक्वल टू 2 लाख, 2 लाख यानी कि आई, माइनस अर्निंग्स, अर्निंग्स कितनी है? 1,10,000, माइनस आई, माइनस एन इंटू D1, 50,000 इंटू 2। तो डेल्टा एन इंटू 9.5 इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 10,000। 2 लाख माइनस 10,000 हो जाएगा, ये 10,000 निकल जाएगा। 1,10,000 थी अर्निंग, उसमें से 1 लाख हमने डिविडेंड पे कर दिया तो 10,000 रह गया। तो 2 लाख हमको रिक्वायर्ड है। तो 1,90,000 डिवाइडेड बाय 9.5 तो 20,000। तो इसका मतलब हमें 20,000 नए शेयर इशू करने हैं। हाउ मेनी न्यू शेयर्स वी हैव टू इशू? We have to issue 20,000 new shares in order to fulfill our requirement of 2 lakh rupees of investment। 2 लाख की नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, in order to make new investments of 2 lakh, we have to issue 20,000 new shares। We have to issue 20,000 new shares। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना। अगर अभी आप अच्छी तरह से इसको देख लो, क्वेश्चन को सोच लो, जब क्वेश्चन आंसर का टाइम आएगा इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ लेना जरूर। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन डू आस्क अबाउट दिस, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, रेलिवेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है शेयर का प्राइस क्या होगा जब डिविडेंड पे करते हैं, शेयर का प्राइस क्या होगा जब डिविडेंड पे नहीं करते। और अगर हमें नया निवेश करना है, if we have to make new investment, how many new shares we have to issue, तो हमें नए कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, ये चीज हमको ध्यान में रखनी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10.7। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 10.8 एंड 10.9 आर ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चंस which we have discussed। 10.7, 10.8 और 10.9 भी बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन है। 10.8 and 10.9 are similar types of questions, so let us discuss it। तो इस क्वेश्चन में n हमको दिया हुआ है 1 लाख, कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स दिए हुए हैं 1 लाख, और वो सेल कर रहे हैं 100 रुपीज पे, तो P0 हो गया 100। तो D1 जो कंपनी कंसिडर कर रही है वो 5 रुपए पर शेयर का कर रही है। हाँ, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी की दी हुई है 10%। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज 10% इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। सबसे पहले ये हमको इंफॉर्मेशन दी हुई है, कंपनी के पास अभी 1 लाख शेयर हैं और वो मार्केट में 100 रुपए के हिसाब से बिक रहे हैं। दे आर सेलिंग एट द रेट ऑफ 100 इन द मार्केट। P0 इज 100। D1 इज 5 रुपए दिया हुआ पर शेयर, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी हुई है 10%, 0.10 इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। So we have to calculate the price of the share if dividend is declared and if dividend is not paid. If dividend is not paid, अगर डिविडेंड नहीं पे किया जाएगा
इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, D1 विल बिकम 0। अगर हम डिविडेंड पे नहीं करेंगे तो D1 कितना हो जाएगा? 0। अब हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है अगर डिविडेंड पे नहीं किया जाता। तो P0 हमको दिया हुआ है 100 और डिविडेंड हो गया 0 प्लस P1 1 प्लस 0.10। ये फॉर्मूले में हम रख देंगे 0 प्लस P1। 0 हम डिविडेंड 0 पे कर रहे हैं। P1 हमको कैलकुलेट करना है, वैल्यू कितनी है शेयर की, इस डिवाइडेड बाय 1 प्लस के है 10%, 0.10। तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा 110। 100 इंटू 1.1 इज P1 इज 110। तो P1 निकल गया हमारा 100 इंटू 1.1, इसको हम ऐड करेंगे तो ये 1.1 हो गया, और ये जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 इंटू 1.1 इज इक्वल टू P1, यानी कि 110। P1 की वैल्यू हो गई 110। अगर हम डिविडेंड पे नहीं करते तो इसका मतलब है 0 डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो फर्म की वैल्यू निकल जाएगी 110। और अगर हम डिविडेंड पे करते हैं, इफ डिविडेंड ऑफ 5 इज पेड, if dividend of 5 is paid, what will be the value of the share? If dividend of 5 is paid, तो D1 हो जाएगा 5, तो value of the share will be 100, 5 plus P1, 1 plus 0.1, 0। तो ये हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 5 प्लस P1। P1 will be 105। अगर हम डिविडेंड पे करते हैं, if we pay dividend, what will happen? D1 will become 5. D1 will become 5. Other things will remain same or constant as they were earlier on. जैसे पहले थे वैसे ही हैं, कोई चेंज नहीं हुआ। तो अब शेयर की वैल्यू निकल जाएगी 105। शेयर की वैल्यू निकल जाएगी 5। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि कंपनी अगर डिविडेंड पे कर देती है, कंपनी इज एज्यूमिंग डिविडेंड इज पेड एंड द फर्म हैज ए नेट प्रॉफिट ऑफ 10 लाख। तो अर्निंग्स हमारे पास हो जाएंगे 10 लाख और डी दिया हुआ है 5। डिविडेंड पे कर देती है कंपनी 5 रुपए पर शेयर का। हाँ, और कंपनी वांट्स टू मेक न्यू इन्वेस्टमेंट्स। आई का मतलब है न्यू इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 20 लाख। कंपनी वांट्स टू मेक न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 लाख। तो कंपनी को कितने शेयर्स इशू करने हैं, हमको कैलकुलेट करना है डेल्टा एन। ये दिया हुआ है, कंपनी की अर्निंग्स है कितनी, 20। कंपनी की अर्निंग्स है 10 लाख। कंपनी को जो नया पैसा चाहिए वो चाहिए 20 लाख। कंपनी वांट्स टू मेक न्यू इन्वेस्टमेंट्स ऑफ हाउ मच, 20 lakhs. Company wants to make new investments of 20 lakhs and earnings of the company are 10 lakh rupees this year. कंपनी की इस साल की अर्निंग कितनी है, 10 लाख। तो कंपनी को कितने नए शेयर इशू करने पड़ेंगे, हाउ मेनी न्यू शेयर्स द कंपनी हैज टू इशू। क्वेश्चन ये है कि कंपनी को कितने नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला जो हमने पिछली बार यूज किया था वही यूज करना है। डेल्टा एन P1 इज इक्वल टू I माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे अर्निंग माइनस ND1। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है हमको, बार बार आपको बता रहा हूं मैं। डेल्टा एन इंटू P1, डेल्टा एन यानी कि कितने शेयर नए इशू करने हैं हमको, किस प्राइस पे करने हैं, P1। कैसे इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इट इज इक्वल टू टोटल न्यू इन्वेस्टमेंट्स टू बी मेड, न्यू इन्वेस्टमेंट्स I माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे अर्निंग्स माइनस ND1। अर्निंग्स कितनी है कंपनी की, उसमें से डिविडेंड कितना पे किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम फॉर्मूले में लिख दें तो डेल्टा एन हमको मालूम नहीं है कितना है, P1 हमको मालूम है, अगर डिविडेंड पे किया जाता है तो 105 है। I मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, 20 लाख।
और अर्निंग्स कितनी है 10 लाख, और कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं 1 लाख। 1 लाख शेयर्स हैं कंपनी के पास, जिसके ऊपर 5 रुपए पर शेयर डिविडेंड पे करें। ठीक है, तो डेल्टा एन इंटू P1, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है तो P1 105 रह जाता है। P1 है 105 इज इक्वल टू 20 लाख जो हमने नए इन्वेस्टमेंट करना है, नया निवेश करना है, माइनस अर्निंग्स। इस साल कंपनी की अर्निंग्स हैं वो 10 लाख हैं, और कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं। कंपनी हैज 1 लाख शेयर्स ऑन विच इट इज पेइंग 5 रुपीज पर शेयर एज डिविडेंड। एन इज द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, और D1 यानी कि जो डिविडेंड हम पे कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं 5 रुपए। तो अब हमको शेयर की वैल्यू कैलकुलेट, कितने शेयर इशू होंगे वो कैलकुलेट करनी है। तो डेल्टा एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5, हाँ जी 1 लाख, सॉरी 15, ये हो जाएगा आपका 5 लाख हो जाएगा, हाँ 15 लाख डिवाइडेड बाय 105। डेल्टा एन विल बी 15 लाख divided by 105. 15 लाख डिवाइडेड बाय 105, इतने शेयर कंपनी को नए इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपको ये आ जाएगा 15 लाख डिवाइडेड बाय 105। तो इसका मतलब है कंपनी को इशू करने हैं नए शेयर 14,285, 14,285। So the company has to issue 14,285 shares. अगर मान लो कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती, इस क्वेश्चन में है कि डिविडेंड पे करती है, तो हमको 14,285 इशू करने हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती तो कितने इशू करने हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, फिर भी मैं आंसर इसका दे रहा हूं। इफ डिविडेंड इज नॉट पेड तो कितने इशू करने पड़ेंगे। इफ डिविडेंड इज नॉट पेड तो उस केस में हमारा जो P1 है वो 110 हो जाएगा। अगर हम डिविडेंड पे नहीं करते तो P1 110 हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा डेल्टा एन P1 इज इक्वल टू आई। मैं फॉर्मूला हर बार लिखता हूं, आप भी ये कोशिश करिए जब भी आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, एवरी टाइम यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ट्राई टू रिपीट द प्रॉब्लम, रिपीट द फॉर्मूला, लिखें बार बार। जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा, ये यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट। अब अगर हम डिविडेंड पे नहीं करते, क्वेश्चन नहीं पूछा गया फिर भी मैं आंसर इसका दे रहा हूं, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड। ठीक है, तो शेयर P1 हो जाएगा 110, P1 विल बी 110। तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो डेल्टा एन इंटू P1 इज इक्वल टू आई माइनस ई माइनस ND1। तो ND1 वाला क्वेश्चन तो जीरो हो गया क्योंकि हम जीरो डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा एन P1 इज इक्वल टू 20 लाख इज द न्यू इन्वेस्टमेंट्स टू बी मेड माइनस 10 लाख, और लास्ट वाला पोर्शन तो जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो जीरो हो जाएगा क्योंकि D1 जीरो है। ठीक है, D1 जीरो है तो ND1 भी जीरो हो जाएगा। तो 20 लाख माइनस 10 लाख, 10 लाख रह गया। तो P1 हमारा 110 है, डेल्टा एन इंटू 110 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 10 लाख divided by 110. It will become 10 lakh divided by 110. तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कितने शेयर इशू करने हैं। 10 lakh divided by 110. These are the new number of shares which will be issued if the company has paid dividend. अगर कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया है तो अब कंपनी को कम डिविडेंड पे नहीं किया, सॉरी, अगर कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया तो उसको कम शेयर इशू करने पड़ेंगे। अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है तो उसको ज्यादा शेयर इशू करने पड़ेंगे। More shares are to be issued. ठीक है, more shares are to be issued.
if dividend is paid, more shares are to be issued. If dividend is not paid, less shares are to be issued. तो ये वाला टॉपिक जो है वो डिविडेंड वाला ये ओवर हो गया. तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है एक 15 नंबर का 15 मार्क्स क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग. तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छी तरह से कर लें क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा सिंपल है रिलेटिवली एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स. तो आज का जो लेक्चर है वो खत्म हो गया. आज का जो क्वेश्चंस हैं इसमें से सारे क्वेश्चंस तो मैंने ग्रुप में डाल दिए हैं. ऑल क्वेश्चंस आई हैव सेंड इन द ग्रुप्स, ऑल द ग्रुप्स, 7-8 जो भी ग्रुप है आपके. इसमें जो 10.8 वाली प्रॉब्लम है ये वाली नहीं डाली हुई. 10.8 अभी सॉल्व किया है. दिस हैज नॉट बीन इन द ग्रुप. मैं अभी इसको भी ग्रुप में डाल दूंगा. अगर आपने इसको नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं नोट किया तब भी आप इसको ग्रुप में देख सकते हैं अगर आपका कोई चीज इसमें से मिस होगी. लेकिन जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा उससे समस्या नहीं हल होगी. यू हैव टू डू द प्रैक्टिस. ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए. ट्राई टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन बिकॉज देयर इज नॉट मच टाइम बिटवीन द क्लासेस एंड द एग्जाम. एग्जाम के में अब ज्यादा टाइम तो रह नहीं गया. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर क्वेश्चंस. I hope whatever problems you have, if you want, you can ask the questions. Hmm. 3.67. Question number 10.4. ये आपका आ जाएगा 4, 5. एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ. 4 इंटू 5/6. 4/5 सॉरी. 4 इंटू 4/5 तो 16/5 आ जाएगा. 3.2 सॉरी ये 3.2 आ रहा है. ठीक है. इट इज 3.2. ये 3.2 है. ये यशस्वी प्लीज मेक दिस करेक्शन इन क्वेश्चन नंबर 10.4. ये 3.2 है. 5 हाँ 4/5. 4/5 इंटू 4. 16 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 16 divided by 5. 16 divided by 5 will be 3.2. इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिए. 3.2 divided by 1.25. 3.2 just a minute. I am solving it. 3.2 into 8 25.6. तो ये 121.6 आएगा आंसर. ठीक है. तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट कर लीजिए. वो 121.6 है. क्वेश्चन नंबर है ये 10.4. तो अगर कोई कैलकुलेशन एरर हो जाती है तो आप बता दें मुझे. ठीक है. इट्स ओके. तो ये 3.2 ये अब आप सॉल्व करेंगे तो 3.2 आ जाएगा ऊपर वाला. 16 - 12 4. तो 4 इंटू 4/5. 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 3.2. 3.2 डिवाइडेड बाय 1.125. तो ये इसका जो आंसर है वो 121 रुपये 121.6. ठीक है. नाउ आई होप योर आंसर यू हैव गॉट द क्वेश्चन यशस्वी. तो थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी. तो ये 3.2 आएगा. 3.67 नहीं आएगा. 3.2 आएगा. ओके इन 10.4. आई होप योर क्वेश्चन इज ओके. सर चैप्टर 8 में 8.2 के बाद जो क्वेश्चन लास्ट क्लास में वो आपने सेकंड ग्रुप में नहीं सेंड किए हैं प्लीज. चलो ठीक है.
कोई ग्रुप हो सकता है मिस हो गया हो. I try to post the answers in all the groups, but sometimes I may miss. तो अगर मैं मिस करता हूँ तो कोई भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए इंडिविजुअली, आई विल पोस्ट द आंसर. ठीक है. ग्रुप 2 में बच्चे अब किस ग्रुप में नहीं है मुझे याद नहीं है, मुझे क्योंकि सारे ग्रुप एक जैसे हैं, 7-8 ग्रुप हैं. इफ यू आर द एडमिन ऑफ दैट ग्रुप, आप मुझे उस ग्रुप में ना आप मैसेज कर दीजिए कि इस ग्रुप में ये वाले क्वेश्चन पोस्ट नहीं हुए, तो मैं पोस्ट कर दूंगा. ओके, इफ यू आर एडमिन ऑफ दैट ग्रुप. और यू कैन मुझे बता दीजिए कि कौन से ग्रुप के आप मेंबर हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं लगता है ऐसे कि आप इस ग्रुप में हैं या नहीं. ठीक. ओके. और आई विल सी कि किस ग्रुप में 8.2 के बाद के क्वेश्चन रह गए. आई विल ट्राई टू सेंड. दिव्यांशी का क्या क्वेश्चन है सर? चैप्टर वाइज, हाँ, मार्किंग बता दीजिए. चैप्टर वाइज मार्किंग तो ऐसा नहीं है बच्चे कुछ भी. एक तो मैंने आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं. पहला जो क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये अब ये पैटर्न बिल्कुल बदल गया है, जो चैप्टर वाइज स्कीम है वो ओरिजिनल में तो होती है, लेकिन अब ये सारा जो सिस्टम है वो अब 6 में से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं. तो कोई फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो. लेकिन कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डिविडेंड और वर्किंग कैपिटल, इन चारों में से तो क्वेश्चन पूछना ही पूछना है. और एक क्वेश्चन वो उसमें से भी पूछेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो कितने मार्क्स का कहां से क्वेश्चन आएगा ये अभी कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि जो पहले वाली स्कीम होती थी 5 क्वेश्चन होते थे, हर पार्ट में से 15 क्वेश्चन, 15 नंबर का पेपर आता था. अब ये 4 क्वेश्चन हो गए, तो 18.75 के 4 क्वेश्चन आपको ईच क्वेश्चन है. तो कोई ऐसे फिक्स स्कीम ऑफ मार्क्स नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि कैपिटल बजटिंग में से जरूर बनेगा. और डिविडेंड वाले टॉपिक जो भी चल रहा है इसमें से भी 100% क्वेश्चन आना है एक, तो इसको अच्छी तरह से कर लीजिए. एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल, अब जो लास्ट की 2 क्लासेस हैं वो करेंगे, उसमें से भी एक क्वेश्चन आता है. ठीक है. तो आई होप योर क्वेश्चन इज आंसर. ओल्ड लेक्चर कौन से शुरू होंगे भाई? ओल्ड लेक्चर कौन से होते हैं? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन. ओल्ड लेक्चर कब से शुरू होंगे? आई एम नॉट एबल टू गेट योर क्वेश्चन. यू कैन रीफ्रेम योर क्वेश्चन. क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिखो बच्चे. ये ओल्ड लेक्चर कौन से होते हैं? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट. Add me in the group please. सोनू यू कैन सेंड मी. आपने किसी भी दोस्त को अपना नंबर दे देना, वो आप मुझे दे देंगे, मैं फॉरवर्ड ऐड कर दूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ नो मॉडल हैज बीन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन देन विच मॉडल शुड वी प्रेफर? प्रेफर नहीं है, एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. अगर जो इंफॉर्मेशन है वो वॉल्टर के अकॉर्डिंग है तो आपको वॉल्टर का ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप गॉर्डन का नहीं सिलेक्ट कर सकते. तो आपको देखना है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन किस हिसाब से दी हुई है और उस हिसाब से ही. बट 95% ऑफ द क्वेश्चंस यू विल गेट द मॉडल. आपको ज्यादातर मॉडल बताएंगे. बीकॉम ऑनर्स में वो कई बार मॉडल नहीं बताते, लेकिन बीकॉम में आई होप द मॉडल इज देयर. लेकिन फिर भी अगर नहीं दिया तो आपको देखना है कि कौन से मॉडल की इंफॉर्मेशन यूज कर सकता हूं मैं. ठीक है. आप ना मेरा आप किसी भी फ्रेंड को बोल दीजिए, वो आपको ऐड कर देगा, क्योंकि ग्रुप मैंने तो बनाए नहीं है. आई हैव नॉट मेड द ग्रुप. स्टूडेंट्स हैव मेड द ग्रुप, दे हैव इंक्लूडेड माय नेम. मैं उनको नोट्स सेंड कर देता हूँ. फिर भी अगर आपको कोई आपका फ्रेंड नहीं है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. आई विल ऐड यू इन द ग्रुप. ठीक है. ओके. You can note down my number 7011039821. 7011039821. आप मुझे एक
फॉरवर्ड कर दीजिएगा मैसेज, तो मैं आपको ऐड कर लूंगा. आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ द ग्रुप. आई होप योर क्वेश्चन इज आंसर्ड. हाँ जी, सेम क्वेश्चन आपने रिपीट किया. यस. एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट? हेलो, एनी अदर क्वेश्चन? Hello students. So no more questions are there. So only 2 classes are left. Next class will be on 22nd of November. So in the last 2 topics we will cover the working capital management. Working capital management वाला जो टॉपिक है वो कवर करेंगे. उसमें से भी क्वेश्चन जरूर आता है. प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इज आस्क्ड. ठीक है, तो वो अब हम लास्ट 2 टॉपिक्स में 2 क्लासेस में करेंगे. एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट? कोई क्वेश्चन नहीं है. चलिए ठीक है. ओके. निखिल जी, आर यू एबल टू हियर मी? हेलो.